यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैथमेटिक्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने इस चैनल की स्थापना की है। 200 के लगभग वीडियो हमने इस पर अपलोड कर दिए हैं जिनके द्वारा मैथ्स का नॉलेज आप तक पहुंचा है। 700 सब्सक्राइबर का हमारा परिवार अभी तक हुआ है। इसी प्रकार आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दीजिए। आज का जो वीडियो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित है। जैसे कि पिछले वीडियोस थे, पिछले वीडियोस में हमने क्लास 10th के जो सिलेबस था उसमें कोऑर्डिनेट किस प्रकार से है उसको हमने रिव्यू किया था। उससे पहले हमने 17 लेसन्स के द्वारा पूरी कोऑर्डिनेट को एक बार लगभग समझ लिया था नोटबुक में, ठीक है। और आज हम कक्षा 11 की जो नोटबुक है उसके अंदर जो सरल रेखा जो कोऑर्डिनेट का टॉपिक है उसको देखेंगे कि हमने वैसे पढ़ लिया था ये किताब में, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार से है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास 11th क्लास की बुक है, इस साल की नहीं पिछले साल की, क्योंकि इस साल सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया है, 3D कोऑर्डिनेट डाल दिया जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आप ये देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 सरल रेखा। ये सरल रेखा है। देखिए ये जो है ये सिलेबस थोड़ा पुराना है, हो सकता है 1 साल 2 साल पुराना है, क्योंकि इसमें QR कोड नहीं आ रहा। अभी जितनी भी बुक्स आ रही हैं ऑनलाइन उनमें QR कोड वाला सिस्टम है। क्या है QR कोड का सिस्टम वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसलिए ये पुराना सिलेबस है, लेकिन पुराने सिलेबस में 2D का 11th क्लास में था, इसलिए मैंने वो उठाया। नए सिलेबस में वहाँ पे 3D जोड़ दिया है, इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फुल हाउस में देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चैप्टर 11 सरल रेखा। सबसे पहले हमें देखनी है सरल रेखा। देखो ज्यामिति में क्या होता है, यूक्लिडियन ज्यामिति जो हम पढ़ते हैं, हम एक सिंपल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हम सिंपल लाइन खींचते हैं उसे तो हम यूक्लिडियन ज्यामिति में सरल रेखा बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में हमें उसी सरल रेखा को कोऑर्डिनेट के द्वारा पढ़ना है। तो परिभाषा क्या होगी, सरल रेखा एक चर बिंदु का बिंदु पथ है, यानी एक बिंदु को अगर आप आगे तक ले जाओगे तो सरल रेखा बन जाएगी, जिस पर किन्हीं 2 बिंदुओं को सीधे मिलाने पर बिंदु पथ के अन्य सभी बिंदु इस पर स्थित हों। यानी 2 बिंदु आपने लिए, दोनों को मिलाओ तो उस रेखा के सारे बिंदु उसी पर स्थित होने चाहिए, तो वो हमारी क्या कराएगी, सरल रेखा। ये परिभाषा है। ये जो परिभाषा है ये बिंदु पथ के हिसाब से बताई हुई है। बिंदु पथ क्या होता है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फिर है सरल रेखा का समीकरण। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में हर पॉइंट को हम x1 y1 मानेंगे, और जितनी भी हम फिगर पढ़ेंगे उनकी सबको हम क्या पढ़नी है, उनकी इक्वेशन, उनकी समीकरण पढ़नी है। तो एक ऐसा समीकरण सरल रेखा का समीकरण कहलाता है जो सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वारा संतुष्ट होता है, और ऐसे बिंदु जो सरल रेखा पर नहीं होते उन्हें संतुष्ट नहीं करता। यानी जो सरल रेखा के ऊपर होते हैं वो तो उन्हें संतुष्ट करेंगे, और जो सरल रेखा के ऊपर नहीं होते उन्हें वो बिंदु जो है संतुष्ट नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा। यानी कुल मिला के सरल रेखा का समीकरण एक एक्स वाई में एक लाइन होती है लिखी हुई, जिसको हम समीकरण बोलते हैं। क्या होती है आगे देखेंगे। अब है परिभाषाएं। देखिए वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब है परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। पहला है अंतःखंड। अंतःखंड क्या होता है, देखिए अंतःखंड क्या होता है, कोई रेखा है, यदि कोई सरल रेखा है वो भुजाक्ष कोटि एक्स को चित्र के अनुसार काटती है, तो या आप इस चित्र से समझो ये कोई हमारा एक्सिस पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमने कोई रेखा खींची यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी 2 पॉइंट हैं। ए तो है एक्स एक्स पे काटा गया पॉइंट और बी है वाई एक्स पे काटा गया पॉइंट। तो ये जो ए से बी तक का टुकड़ा होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, अंतःखंड बोलेंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओ ए को सरल रेखा ए बी का एक्स अक्ष पर अंतःखंड बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये तो पूरा अंतःखंड हो गया ए बी, लेकिन जो एक्स अक्ष पे काटा है ओ ए उसे हम एक्स अक्ष का अंतःखंड कह लेंगे। ये रहा, जो वाई अक्ष पे काटा है ओ बी उसे हम वाई अक्ष का अंतःखंड कहेंगे, ठीक है। तो और जो ए बी है उसे हम दोनों अक्षों का अंतःखंड कहेंगे। ये तो पूरा अंतःखंड हो गया। ये जो एक्स अक्ष पे काटा है ओ ए वो एक्स अक्ष का हो गया, और जो वाई अक्ष पे काटा है ओ बी वो वाई अक्ष का हो गया। इस प्रकार ये आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रवणता, सरल रेखा की प्रवणता। देखिए प्रवणता मैंने आपको बताया था, प्रवणता का मतलब होता है स्लोप या ढाल। कोई भी रेखा अगर बिल्कुल जमीन के समांतर है, सीधी है, तो उसमें कोई ढाल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी वो झुकी हुई है इधर या उधर, तो उसके हम जो भी उसकी ढाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। देखिए कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ धन दिशा में जो कोण बनाती है उस कोण की स्पर्शज्या को हम सरल रेखा की प्रवणता या झुकाव या ढाल कहते हैं।
तो ये उसकी एक तरह से मैथमेटिकल परिभाषा होगी। आपको देखो प्रवणता, झुकाव या ढाल, जैसे किसी भी चीज़ में ढलान होती है ना, तो वही उसकी प्रवणता होती है। इसको आप झुकाव भी बोल सकते हो, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवणता। अब यहाँ पर जो आपको समझाया गया है मैथमेटिक्स डेफिनेशन से, वो क्या है, कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ धन दिशा में, यानी एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा में जो कोण बनाती है, उस कोण की स्पर्शज्या यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, स्पर्शज्या यहाँ पे हम बोलते हैं टेंजेंट को, यानी टेन थीटा को। आपने ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चैप्टर वीडियोस देखे होंगे, उसमें जो टेंजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। ये मैंने आपको बताया था, साइन कोस को सबको बताया था, ज्या कोस ज्या स्पर्शज्या को स्पर्शज्या, वो मैंने सब आपको बताया था। तो यहाँ पे स्पर्शज्या हम टेंजेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये रेखा है चित्र में, देखिए ये जो रेखा है, इसका जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है थीटा, इस थीटा कोण की जो स्पर्शज्या लेंगे यानी कि टेन थीटा, वही हमारी क्या हो जाएगी, झुकाव हो जाएगी। झुकाव को हम बोलते हैं एम, या प्रवणता को बोलते हैं एम, और थीटा ये रहा, थीटा का जब हम स्पर्शज्या यानी टेन लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा झुकाव। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये लेना है एम बराबर टेन थीटा। एम बराबर टेन थीटा यहाँ पे क्या है, आपकी स्लोप है। जब भी आपको स्लोप निकालनी हो, कोण दिया हुआ हो, तो टेन थीटा निकाल लो, वही आपकी क्या आ जाएगी, स्लोप। और ये स्लोप निकालना आगे तक काम आएगा, जब तक आप कोऑर्डिनेट पढ़ोगे हायर एजुकेशन में, सब में आप में ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना, जो थीटा है वो धन दिशा के साथ बनाया गया कोण है, मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया गया कोण। अगर आपको इधर वाला कोण निकालना है तो आप उसको 180 में से लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा हुआ धन दिशा में थीटा कोण बनाती है एम टेन थीटा। यदि आपको रेखा के साथ चित्र में ऋण दिशा में कोण बनाती है तो उसे माइनस टेन थीटा बोलेंगे। अगर आपको नेगेटिव साइड दे रखी है तो आप उसे माइनस टेन थीटा बोल देना, ठीक है। इस तरह से ये सारी बातें बता रखी है। अब यहाँ पे देखिए सपोज 45 डिग्री है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 45 डिग्री है, तो टेन 45 एम बराबर क्या होगा, टेन थीटा। थीटा यहाँ पे 45 दे रखा है, तो 45 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे उसकी जो मान है वो क्या हो जाएगी, 1। और अब यहाँ पे देखिए, अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको 45 डिग्री ये वाला कोण दे रखा है, जबकि हमें लेना है धन दिशा से। तो धन दिशा ये आगे वाली होती है, तो ये अगर 45 का है तो ये पूरा कोण 180 का होता है। तो 180 में से 45 को माइनस करके आप 135 डिग्री का ये कोण निकलेगा। तो टेन 135 डिग्री जो होगी वही इसकी क्या होगी, स्लोप होगी, यानी कि माइनस का 1। इस तरह से, यानी आपको एक्स दिशा के साथ कोण निकालना है। अगर यहाँ वाला दिया हुआ है तो आप 180 में से लेस कर दो, अदरवाइज आप सीधे ही निकाल लो। तो ये है हमारी प्रवणता या स्लोप। फिर नेक्स्ट है समकोणिक निर्देशांक, यानी जो रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं वो, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। इस तरह से एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। तो ये सारी वही बात है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसमें कुछ एक चीज़ें ध्यान रखना, जैसे जो बीच में बिंदु होता है जहाँ पर दोनों एक्सिस काटते हैं, एक्स और वाई एक्सिस काटते हैं, उसको ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ। और ओ के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी उसके निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन, लास्ट वाला लाइन देखिए, अतः एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। यानी अगर आपको एक्स अक्ष का समीकरण देखना है तो एक्स अक्ष पे y की वैल्यू हर जगह क्या होगी, 0। तो एक्स अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो y बराबर 0 होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये सिंपल आपको याद रखनी है कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है। y बराबर 0 क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारे मान x के होते हैं, y का प्रत्येक मान 0 होता है। तो इसलिए हम सीधे ही लिख देते हैं y बराबर 0। या आप यूँ लिख सकते हो, यदि वाई एक्स का समीकरण है तो आप x बराबर 0 कर सकते हो। उल्टा आपको रखना है, यदि x अक्ष का समीकरण है तो y बराबर 0, यदि y एक्स का समीकरण है तो x बराबर 0, इस प्रकार से। उसके बाद निर्देश अक्षों के समांतर रेखा के समीकरण। अब यहाँ पर निर्देश अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण भी है। देखिए, जब पहली यहाँ पर स्थिति लिए एक्स अक्ष के समांतर किसी सरल रेखा को समीकरण जो उससे b दूरी पर है, यानी यहाँ पर हमने क्या लिया, एक रेखा ली जो एक्स अक्ष के समांतर है। अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष का समीकरण तो क्या था, y बराबर 0, लेकिन यहाँ पे एक रेखा हमने मानी है जो एक्स अक्ष से थोड़ा सा ऊपर है और उसके समांतर है, और वो जो दूरी है वो हमने मानी है b। क्या मानी है, b। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या था, y बराबर 0। तो यहाँ पर इस रेखा का समीकरण क्या होगा, यहाँ पे y का मान 0 ना होकर के हर जगह y का मान क्या होगा, b होगा। तो y का x इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर b, ठीक है। जब सिंपल एक्स अक्ष था उसका समीकरण था y बराबर 0, जब उसे थोड़ा सा ऊपर लिया b दूरी के ऊपर तो उसका समीकरण हो गया y बराबर b, ठीक है। और जब इसी प्रकार से इस लाइन को यदि हम एक्स एक्सिस के नीचे लेते तो इसका समीकरण क्या होता हो जाता, y बराबर -b। बस आपको ये ध्यान रखना है। नीचे देखो एक ऊपर में दी हुई है, यदि रेखा ए बी एक्स अक्ष के नीचे की ओर b दूरी पर हो, ऊपर की ओर b दूरी पे थी तब तो y बराबर b। अब रेखा ए बी एक्स अक्ष के नीचे की ओर b दूरी पर हो तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -b हो जाएगा।
और यदि रेखा ए बी एक्स अक्ष से संपाती है तो बी बराबर 0 होगा, यानी एक्स अक्ष के संपाती है। संपाती का मतलब होता है उसी के ऊपर स्थित है। तो यदि रेखा एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, इसका मतलब वो एक्स अक्ष ही हो गया, तो उसमें बी बराबर 0 हो जाएगा और ए बी का समीकरण और एक्स अक्ष का समीकरण एक ही हो जाएगा, यानी वाई बराबर 0। बस आपको वाई की वैल्यू रखनी है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0, ऊपर है तो वाई की वैल्यू b, नीचे है तो वाई की वैल्यू -b। ठीक है। दूसरा है वाई एक्स के समांतर किसी सरल रेखा का समीकरण जो a दूरी पर हो। अब देखो पहला लिया था अपन ने एक्स एक्स के समांतर तो वाई बराबर b था, इस बार अपन ने लिया है वाई एक्स के समांतर तो हो जाएगा x बराबर a। इस दूरी को अपने क्या मान लिया, a मान लिया। बस इस बार ही खड़ी है। पिछली बार ऐसे चित्र थे, इस बार ऐसे चित्र है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो वाई एक्स का समीकरण होता है x बराबर 0, वाई एक्स के समांतर किसी भी खड़ी रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर a। और यदि वो पॉजिटिव साइड में है तो x बराबर a, अगर वो नेगेटिव x की साइड में है तो x बराबर माइनस है। ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यदि रेखा ए बी वाई एक्स की ऋण दिशा में हो अर्थात वाई एक्स के बाईं ओर हो तो उसका समीकरण x बराबर -a होगा। और अगर वो बिल्कुल वाई एक्स के ऊपर ही है, बिल्कुल वाई एक्स पे ही है, तो जैसे वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0 तो उसका समीकरण भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो ये थी कुछ समीकरणें एक्स एक्स की और एक्स एक्स वाई एक्स के समांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस सिंपल से याद रखनी है, क्वेश्चनों में काम आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम विभिन्न प्रमाणिक रूपों में रेखा का समीकरण, यानी रेखा का जो समीकरण है वो उसके अलग अलग रूप होते हैं। मैंने आपको बताया था झुकाव रूप, अंतःखंड रूप, लंब रूप, कई रूप होते हैं, तो वो सारे रूप हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए पूरे डेरिवेशन के साथ दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। पूरा डेरिवेशन आप आराम से चाहो तो समझ लेना, वैसे पूरा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब पहला देखो अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो मैं आपको सीधे बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था अंतःखंड। ये कोई रेखा उस पर काट रही है, दिख रही है, ये रेखा उस पर काट रही है। यहाँ पर ए बिंदु पर काट रही है एक्स एक्सिस पे, बी बिंदु पर काट रही है वाई एक्सिस पे। तो जो रेखा ए बी होगी वो ये रही अंतःखंड। अब यहाँ पे एक्स पे काटा गया अंतःखंड क्या है, ओ ए, इसको हम ए लिखते हैं। वाई पर काटा गया अंतःखंड क्या है, ओ बी, इसको हम बी लिखते हैं। ठीक है। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, ये होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1। बस ये आपको लेना है। ठीक है। एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, ये जो समीकरण है ये अंतःखंड रूप में। एक्स और वाई जो समीकरण में आती है हमेशा, ए और बी क्या है, ए है ओ ए, एक्स एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड, और बी क्या है, ओ बी, वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड। तो क्यूआ का ये लिखा हुआ है अभिष्ट समीकरण एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, जो कि अंतःखंड रूप कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अब ये तो देखो थोड़ा समझा रखा है, वाई का मान इधर अंकित होता है वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात है। अभी आपको ये सूत्र ही याद रखना है। देखिए एक साथ अगर आप ये सारा समझना चाहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है। अभी आप सिर्फ मेन चीज़ याद रखो, जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे और इस बुक को दोबारा पढ़ोगे तो आपकी सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पहली बार अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है झुकाव रूप या स्पर्शजा रूप, स्लोप फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। झुकाव रूप मैंने आपको बताया था, या स्लोप फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे ही बता देता हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है इसका स्लोप फॉर्म। यहाँ पर एम एक्स प्लस सी में क्या है, y और x तो आते ही है, c है यहाँ पे काटा गया अंतःखंड, जो x अक्ष है उस पर काटा गया अंतःखंड है। ठीक है। और tan थीटा क्या है यहाँ पे, जो m है वो यहाँ पे क्या है, स्लोप यानी कि tan थीटा। ठीक है। c यहाँ पे है x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, m है यहाँ पे स्लोप यानी tan थीटा, x और y आते ही है, c है यहाँ पे x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो नीचे लिखा हुआ है m बराबर tan थीटा, m रेखा की प्रवणता, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। अब यहाँ पे देखो टिप्पणी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो वाई एक्स पर काटा हुआ अंतःखंड शून्य होगा। मान लो कोई रेखा है वो मूल बिंदु से सॉरी यहाँ पे मैंने सी एक्स एक्स बता दिया, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, गलती से एक्स एक्स बता दिया। ये जो सी है ये वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। ये देखो यहाँ पे चित्र में लिखा हुआ है ना सी, मैं इसको समझ रहा था, ये सी ये है, तो ये वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि वाई एक्स पर यदि जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजर रही है तो वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होगी, तो रेखा सीधे सीधे क्या आ जाएगी, वाई बराबर एम एक्स आ जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आप ये सब पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अगर थीटा का मान न्यूनतम है वो तो सदैव बराबर +1 हो सकती है, यानी यहाँ पे प्रवणता ही दे रखी है, यानी अगर थीटा 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए स्लोप इसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब चीज़ें है। आपको मेन ये याद रखना है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम यहाँ पे स्लोप है tan थीटा और सी यहाँ पे
वाई एक्स पे काटा गया अंतखंड है, ठीक है। फिर बात करते हैं लंब रूप की। लंब रूप यानी कि नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, इस तरह से होता है। रेखा वही है, काटा गया अंतखंड है, ओ ए ओ बी, और यहाँ पर जो ये बिंदु ओ है, इससे इस रेखा पर एक लंब डाला गया है, और इस लंब के से जो कोण बन रहा है वो है अल्फा। ये मैंने आपको पहले बताया था। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। शुरू में आप इसको ना करें, जब आप क्वेश्चन करके एक्सपर्ट हो जाएं तब ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका जो समीकरण बनेगा वो ये है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये मैंने आपको बताया था, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। कॉस एल्फा, एल्फा है ये वाला कोण, लंब रेखा के साथ एक्स अक्ष का बनाया हुआ कोण एल्फा, ठीक है। एल्फा रखना है आपको। एक्स यहाँ पे आता ही है, और एक्स और वाई आता ही है। पी जो है वो है लंब की दूरी। ये जो पी दे रखा है आपको, ये लंब की लंबाई है, जितना लंब उसमें डाला गया ना, ये देखो चित्र में क्या है, ये जो लंब डाला गया है इसकी लंबाई है पी। तो यहाँ पर आपको पी का मान रखना है, एल्फा का मान रखना है, सॉल्व करना है, वही आपके पास क्या आ जाएगी समीकरण, यानी एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही का समीकरण है। टिप्पणी दे रखी है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी सदैव धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर जो लंब की लंबाई होती है सदैव धनात्मक आती है। मूल बिंदु से डाले गए एक्स अक्ष की दिशा में थीटा से 360 तो कुछ भी संभव है, यानी यहाँ पर जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण है अल्फा, वो 0 से 360 डिग्री तक का कुछ भी हो सकता है, वही आपको रखना है। थर्ड है, किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। बिल्कुल 2 शर्तों का होना आवश्यक है। एक शर्त से आपको सिंपल अल्फा के मान निकलेंगे, दूसरी शर्त से आपके पास पी का मान भी आ जाएगा। प्राय सरल रेखा का समीकरण लिखते समय भुज एक्स को पहले तथा कोटि वाई को दूसरे पद में लिखते हैं, यानी आपको पहले हमेशा एक्स को रखना है, बाद में वाई को लिखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। तो ये थी रेखा, रेखा के रूप। उसके बाद कुछ उदाहरण आप एक बार खुद करके देखना। अभी मैं आपको बोल के उदाहरण नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें आपको बोर्ड पे या नोटबुक में ये सारे उदाहरण, आपको सारे नहीं, मेन उदाहरण मैं आपको करके बताऊंगा। तो ये सब उदाहरण है, ये आप कीजिए। चैप्टर भी और भी बाकी है, लेकिन वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में लूँगा। ये एग्जाम्पल है, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप करिए। उसके बाद प्रश्नमाला 11.1 है, इसमें भी जिस टाइप के एग्जाम्पल उसी टाइप के सवाल हैं, ये सब आपको करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो क्वेश्चन छोड़ोगे वही पेपर में आएगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे है एक आती है समीकरण का टॉपिक, ये हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्लास 11th का जो ओल्ड सिलेबस था, पिछला सिलेबस, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग था वो हमने पढ़ा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियोज़ को लगातार यूं ही देखते रहिए। मैथमेटिक्स का हर प्रकार का पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।